एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य साम्राज्य के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जितना सिलेबस, जितना चैप्टर, जितना नोट्स हमने मौर्य काल से रिलेटिव रीड की हैं, जितने नोट्स हमने बनाए हैं, अब उनका एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। जैसा कि हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम क्वेश्चंस के साथ ओनली फॉर आंसर देखेंगे, जो हमें फिर पता चलेगा कि हमने चैप्टर में क्या रीड किया है। और बाकी के अगर आप लोगों को अदर क्वेश्चन जो देखने हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में, दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? तो ये है महास्थान अभिलेख के अंदर। ध्यान रहे कि ये बुक में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उससे रिलेटेड जो अभिलेख है उसको हमें देखना पड़ता है। हमने जोगढ़ देखा था, नेटूर अभिलेख देखा था, एराकुडी अभिलेख देख लेंगे। महास्तंभ अभिलेख उसके अंदर उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो महास्तंभ है, जो ये वाले अभिलेख हमने देखे थे, ये अशोक कालीन अभिलेख हैं, और महास्थान अभिलेख है ये चंद्रगुप्त कालीन अभिलेख है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो दुर्भिक्ष काल में, मीन्स जो अकाल के समय जो सहायता प्रदान की जाती थी, उसका विवरण है अशोक के चंद्रगुप्त के काल में महास्थान अभिलेख में मिलता है। ये ध्यान में रखना। और बाकी के तीनों हैं ये अशोक से रिलेटिव हैं। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की संभावनाएं भी होती हैं। इसमें आप देखिए कि इसमें फर्स्ट के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित होता है। हाँ बिल्कुल, हमने ये देखा था कि चुनार के बलुआ पत्थरों से ये रिलेटिव है। फिर है स्तंभों पर यदि ईस्ट भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार होता है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। फिर थर्ड है कि ईस्ट के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सब हमने पढ़े हैं, हमने जब इसके नोट्स देखे थे, तो इसमें आंसर इसका सेकंड वाला हो जाएगा। ये इसमें नहीं होगा क्योंकि अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई, ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ साम्राज्य में के संबंध में सूचना देता है। तो वो है समुद्रगुप्त से रिलेटिव है। हमने देखा था नोट्स के अंदर कि इलाहाबाद जो स्थित अशोक का जो स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त से रिलेटिव वहाँ पर उल्लेख मिलता है। फिर है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले जो संबंध थे वो है खरोष्ठित। अब यहाँ पे खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि है। ध्यान में रखना कि यहाँ पे इसने बाय मिस्टेक दे रखा है। हमने जो नोट्स से रीड की है अच्छे से अंदरूनी इंटरनल पार्ट से, वहाँ पे, और इसका जो मेन जो आंसर है वो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि नहीं है। क्योंकि जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के जो अभिलेख के अर्थ निकालेंगे सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों में, द्विभाषी में दो भाषा, तो उसमें खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि है। फिर 5 नंबर है हमारा, प्राचीन भारत के संदर्भ में कृष्पाण क्या है? तो ये है हमारा एक ये जो सिक्के चलते थे उसमें, जो मुद्रा चलती थी, उससे रिलेटिव है। फिर 6 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड इसमें ऑप्शन है, जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेकंड नंबर है इसके अंदर आंसर है, बट ये सही नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है। आप लोगों को इसका आंसर करना है 3 वाला। इसमें दोनों सही हैं क्योंकि अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों को लेकर मिलता है, ये हमने नोट्स में देखा था। और जैन परंपरा के अंदर सिमुक ने देखा था, सिमुक के अनुसार बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण उसमें किया गया है अशोक के काल में। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर 3rd वाला हो जाएगा। फिर है सूची, अशोक के शिलालेख को सूची सेकंड के साथ हमें सम्मिलित करना है और कूट के अकॉर्डिंग करना है। तो ये हमने ये शिलालेख देखी हमने। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलियों की भर्त्सना की गई है, बिल्कुल राइट है। तृतीय के अंदर धर्म के सिद्धांत हैं, तो ये भी बिल्कुल राइट है। और पंचम शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है, बिल्कुल राइट है। सप्तम शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राएं, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारा 3rd वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सारे मैच होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि अशोक के अभिलेखों में से किस एक मात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? तो वो है चापड़। यहाँ पे जो जिसमें लेखक का परिचय मिलता है, तो उसमें ये ना हो के चापड़ है, ये हमने देखा है पीछे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अशोक का कौन सा एक अभिलेख है इसीला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है?
तो ये है ब्रह्मगिरी। ये शिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख किसमें मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है, वो ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, क्या ब्रह्मगिरी पता है आपको ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ पे मिला था? कर्नाटक में है ना। आप देखा मैंने, आप लघु जो अभिलेख थे उसमें हमने देखा था कि कर्नाटक में, और जो शिला नामक जो प्राचीन नगर है वो कहाँ पे, ब्रह्मगिरी यानी कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्त प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों मूल पाठों विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्यु दंड से मुक्त रखे गए थे। तो बात बिल्कुल सही है। उस समय जो भी ब्राह्मण थे उनको, और उनके जो धर्म ग्रंथ थे उनको, और बाकी के जो जितने भी मतलब कर्मकांड होते थे उनसे ब्राह्मणों को अलग रखा जाता, उनको किसी तरह की फांसी नहीं दी जाती थी, उनको किसी तरह का मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। सेकंड नंबर है कि इसमें दाएं भाग जो उत्तराधिकारी संबंधी एक प्रबंध है 12वीं शताब्दी के जीमुत वाहन द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराधिकारी संबंधी एक प्रबंध है जो 12वीं शताब्दी में जीमुत वाहन एक वंश हुआ है उसके द्वारा लिखी गई थी, दाएं भाग को। ये भी सही बिल्कुल बात है। अर्थशास्त्र प्रारंभ का विवरण देता है, मृत्युदंड के विभिन्न प्रकार सुझाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो 1 2 3। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासक के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पासीन करवाया था। तो ये जो हमें मिलता है वो मुद्रा राक्षस में मिलता है। ये विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, उसमें चाणक्य की उस योजना का विवरण मिलता है। ये जो था मुद्रा राक्षस को, जो विशाखदत्त थे वो घनानंद के महामात्य थे, और बाद में जो ये चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त के बने थे। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शासक अमित घात के नाम से जाना जाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला? तो वो थे बिंदुसार। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर पे, निम्न में से कौन से विकल्प में अशोक के स्तंभों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण पाए जाते हैं? तो वो है कांतिमय पॉलिसी तथा एकासम। कांतिमय पॉलिसी एकासम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? तो इसमें कृषि की पत्ती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दुर्भिक्ष काल हमने पीछे पढ़ा है, अकाल से रिलेटिव है, तो ये वर्णन हमें मिलता है। फिर मंत्रियों के गुण है कि क्या गुण होने चाहिए मंत्रियों के अंदर, ये भी हमें मिलता है। गुप्तचर से रिलेटिव भी हमें मिलता है, कृषि से रिलेटिव हमें नहीं मिलता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बोधयात्री में अपने विश्वास की स्वीकृति करते हैं? तो ये है भाबरू का लघु शिलालेख, भाबरू बैराट जयपुर में। उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, बौद्ध धर्म में अपने विश्वास को स्वीकारा था। ये भाबरू के शिलालेख में मिलता है, ये मैंने पीछे आपको बताया है। फिर अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख की संख्या 13 है, तो धौली में स्थित नहीं है, और अशोक कलिंग निवासियों को अपनी विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जैसे इसमें नहीं दे रखा है, बट देखो यहाँ पे हम इसको एनालिसिस करते हैं कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या धौली में स्थित नहीं है, तो सही है, बिल्कुल धौली में स्थित नहीं है ये, है ना। और फिर है हमारा अशोक कलिंग निवासियों को अपनी विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था। हाँ, तो नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन ये तो देखो आर तो सही है, धौली में मतलब जहाँ उड़ीसा की तरफ हुआ था ये, और नहीं दिलाना चाहता क्योंकि वो उसके जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, क्योंकि उसमें लोग भोजन नरसंहार हुआ था, उसमें वो एकदम तरह से टूट गया था, इतने लोगों की मृत्यु देख कर बहुत टूट गया था, तो वो उसकी याद नहीं दिलाना चाहता था। तो ये बिल्कुल राइट बात है। फिर है कथा ए में मेगस्थनीज का कथन था कि उसके भ्रमण केस में भारत में दास प्रथा नहीं थी, और बी है कि मेगस्थनीज दासों एवं उनके स्वामी में विभेद कर पाने में असमर्थ था क्योंकि दासों पर उनके स्वामित्व का दयालुतापूर्ण व्यवहार था। तो इसमें ऑप्शन ए है वो हो जाए कथन ए और कारण, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मेगस्थनीज थे वो विदेशी था, और इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, आधी बात उनकी सही थी, आधी सही नहीं थी, क्योंकि उनको विभेद कर पाने में, उनको डिफरेंस करने में वो सक्षम नहीं था। फिर इनमें से कौन सा एक लक्षण है यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? तो ये है राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाना, ये उस समय नहीं था। ओके, तो उसमें मतलब राजा का पर्यवेक्षण आखिर करना ये भी होता था, शस्त्र व्यक्तियों से घिरा हुआ होना, उससे अंगरक्षक होना ये भी होता था, और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धाओं का आयोजन किया जाना ये भी होता था, पर फिर खाना चखना नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला स्थित है, किस रिलेटिव है श्रवणबेलगोला? जैन मत से रिलेटिव है। चलो ठीक है, हो गया। फिर देन अपने धर्म निर्देशों को आम जनता प्रचलित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाले इस राजाओं में प्राकृत के साथ साथ यवन तथा रामायण लिपि का भी उपयोग किया था।
तो यवन तथा अरमाई बी में है। यवन तथा अरमाई भाषी लोग उत्तर पश्चिम की आबादी का एक भाग थे। तो इसका आंसर है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, आर और ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि जो प्राकृत उत्तर पश्चिम भाग इट मीन्स जो गुजरात है या फिर ऊपर वाला पार्ट जो राजस्थान है, उससे ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको पता है जो आम जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा यह थी। और वहाँ पे जो वहाँ पर लोग रहेंगे तो वो उसी भाषा को आमतौर पे यूज में लेंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। तो जिसमें से थर्ड वाला है 1 और 2। तो अशोक और दशरथ ये इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। वर्धस और कुणाल इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसके ये देव नाम प्रिय इनको उपाधि मिली थी। देव नाम प्रिय उपाधि अशोक और दशरथ को ही मिली थी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें से क्वेश्चन हमारा है कि अपवाहन, अभिशयन, वामन, अहिंसा, उपासक की स्थिति, इसमें 1 और 3 अपवाहन व अहिंसा, ये इसमें आंसर सही हो जाएगा। जिसमें कि लिखा है कि अर्थशास्त्र अशोक का अभिलेख पूर्ण साम्यता रखता है। जो अशोक का अभिलेख है वो अर्थशास्त्र है चाणक्य की, उसमें सामंजस्य मतलब समानता है उसके अंदर। तो ये है अपवाहन और अहिंसा से रिलेटिव, ये दोनों समान है। नेक्स्ट, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? तो ये लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख है, जिसमें ग्राम के भू राजस्व की रियायत का उसमें उल्लेख मिलता है। फिर सुदामा गुफा समर्पित थी, आजीविकों से रिलेटिव थी। हमने देखा था पीछे जो अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाएं बनाई थी। एक तो नागार्जुन था, दूसरा सुदामा था, विश्व की झोपड़ी था, और कर्ण था। तो ये चारों हो गए हैं। देन यूनानी और अरमी भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्खनन लेख मिलता है। तो उसमें है गंधार में यूनानी और अरमाइका। यूनानी देखो, यूनानी और अरमाइका यानी कि दोनों कहाँ से आए थे? गंधार से आए थे। ओके, तो यूनानी और अरमाइका यानी कि अरमाइका अरमी भी हम बोल सकते हैं, ये दोनों आए थे गंधार से। फिर नेक्स्ट है यूनानी सुदामा गुफा, ये हो गया है हमारा। फिर है भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों में तुलनात्मक कारणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचन की, जिसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही है। तो व्यापारिक मार्गों का वहीं से, और सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मौर्य काल की इसी से मिलती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता है? वो है भारतीय में जनजातियों की संख्या 118 है, ये नहीं मिलता है। बाकी जो सोने खोदने वाले चिट्टे की त्वचा जैसी होती थी, ये सेंटेंस मिलता है। भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते थे और न ही अन्य लोग भारतीयों पर आक्रमण करते थे, ये भी बिल्कुल बात सही बताई गई है। भारत में फल और अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता था, ये भी सही बात है। तो इसमें 118 भाषाओं के जनजातीय लोगों का वर्णन नहीं मिलता, है बिल्कुल राइट है। वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है, ये है मौर्यकालीन हाथ सिक्कों पर। वेदिका से घिरा वृक्ष, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। तो वैदिक से घिरा हुआ वृक्ष, ध्यान रखना, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर उत्पन्न मिला है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। तो इसमें बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन है। तो हम आगे देखते हैं इसको। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सुदर्शन झील से संबंध कौन सा है? तो इसमें जो बिंदुसार है वो झील से रिलेटिव नहीं है, और बाकी जो चंद्रगुप्त है, अशोक है, रुद्रदामन है, वो सारे के सारे सुदर्शन झील से रिलेटिव हैं। फिर वह मौर्य शासक जिसने यूनानी से अपनी राजभाषा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी, वो बिंदुसार था। निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित लिपियों में से ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइका, ये चारों अभिलेख अशोक, जो चारों लिपियां हैं वह अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति मौर्य काल का नहीं था? तो वो था मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। सारनाथ का मिलता है, बिल्कुल राइट है। धोली हरित ये भी मिलता है। रामपुर व विश्व ये भी मिलता है। मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति ये नहीं मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार थे? तो वो थे सारे के सारे भौतिक आधार थे। इसके अंदर बताए गए हैं कि लोहे का अत्यधिक प्रयोग होता था, बिल्कुल। हाथ सिक्कों का बाहुल्य, बिल्कुल। उत्तरी काले पोलिश और मृत भांड की प्रचुरता, बिल्कुल। पकी हुई ईंटों का प्रयोग और वलय कूपों का प्रयोग, बिल्कुल राइट है सारी बातें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वह 14 प्रमुख शिलालेख यानी धम्म के विभिन्न सिद्धांत, ये बिल्कुल भी नहीं है।
ये इसमें नहीं गया है। और फिर नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है, क्योंकि आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इसलिए था, लोग समझ जाते थे इसको। इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है, बट भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद किसी भी संकट की भाव से उद्विग्न नहीं होते थे, उत्पीड़ित नहीं होते थे। ये वक्तव्य किसका है? ये मेगास्थनीज का है। उसने लिखा है अपनी इंडिका में कि किसी भी तरह की लड़ाई होती रही, लेकिन वो कृषि को हानि नहीं पहुंचाते थे। इनमें सबसे अशोक का नाम मिलता है, तो अशोक का नाम मिलता है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, 1 और 3 यानी कि अशोक का नेत्र अभिलेख ये है, हमने पढ़ा है, इसको कर्नाटक में है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये भी हमने देखा है। और इन दोनों में और जो ऑप्शन है इसमें ए और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इसमें सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाले में, फर्स्ट और थर्ड में। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन मिलता है? तो वो है विशाखदत्त में। बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त विशाखदत्त में मिलता है। फिर खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइका से हुई है। फिर नीचे ये सुमेलित करने बताए गए हैं। सुमेलित में हमने देखा है कि थर्ड ये यूनानी स्रोत, वह साधारण कुल में पैदा हुआ था। ये यूनानी स्रोत कहते हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, कि वो साधारण कुल में हुआ था, ये यूनानी लोग कहते हैं। जैन मत के अनुसार कि वह ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र था। एंड बौद्ध स्रोत के अनुसार वह एक क्षत्रिय प्रमुख का पुत्र था। एंड ब्राह्मण स्रोत के अनुसार वह एक शूद्र था। तो ये आप ध्यान में रखना है, वीडियो को पॉज करके आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम से उल्लेख मिलता है? नेतुर में, उद्गोलम में, मास्की में और गुर्जरा में। ये हमने देखा था। ये सारे, इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बना के रखो अपने, और उनको रट डालो कैसे भी करके। मैंने बना रखे हैं, आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं मैंने, आप उसका ध्यान में रखें और अपने नोट्स अपने तरीके से अपनी हैंड राइटिंग में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है, भारत में संवेदों का सही क्वेश्चन बच गया हमारा 43 का। 43 में आंसर हो जाएगा हमारा कि निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है महाभाष्य में, महाभाष्य में मिलता है ये। एंड 43 का हो जाएगा हमारा निम्नलिखित जिसमें उन राजगणनाकारों को उल्लेख बताने हैं जिसकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति यानी कि अकाल के समय निपटने के लिए बनाई जाती थी। तो वो है हमारा सोहगोरा एवं महास्थानगढ़ फलक अभिलेख। देखो ध्यान में रखें कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया था, फर्स्ट उसमें महास्थानगढ़ का नाम, अभिलेख का नाम आया था। तो ध्यान में रखें, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटिव है ये, ठीक है, ये अशोक से रिलेटिव नहीं है। सोहगोरा और महास्थानगढ़ फलक अभिलेख ये मौर्य के चंद्रगुप्त से रिलेटिव है, जो अकाल के समय उनके काम में आते थे, उससे रिलेटिव है। फिर है, भारत में संवेदों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष। सबसे पहले विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हर्ष संवत। देन है, मानसेर और शहबाजगढ़ी का अशोक के लेख में किसमें लिखे हुए हैं? तो वह प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि, प्राकृत और खरोष्टी, प्राकृत है और खरोष्टी है। ये आज हमारे MCQs हैं, मौर्य साम्राज्य के कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ हमारा मौर्य साम्राज्य फिनिश हो गया है। और इनको 1 बार 2 बार 3 बार रीड जरूर करें ताकि आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।